हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी फ्लेमिंगो बुक का इंडिगो चैप्टर, राइट। चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देख लिया था और अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इट मीन्स थोड़ा चैप्टर थोड़ा आगे तक देखेंगे, ठीक है। इसमें पार्ट 3 भी है, ठीक है। इस पार्ट 2 में हम थोड़ा चैप्टर आगे तक देखेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने लास्ट में क्या देखा था। पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी, तब हमें पता था कि एक राजकुमार शुक्ला करके जो एक पीजेंट थे, वो गांधी जी को बहुत मेहनत करने के बाद चंपारण लेकर आए थे। और जैसे ही वो उनको चंपारण लेकर आए थे, वो सीधा उनको राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद उनको मिलते नहीं है, तो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तब गांधी जी को पता चल जाता है कि ये मामला कुछ ज़्यादा जटिल होने वाला था। इसीलिए उन्होंने जब शांति निकेतन में जेबी कृपलानी को मिले थे, वहाँ पर उनको कॉल करते हैं और वो सीधा मुजफ्फरपुर जाने के लिए रवाना होते हैं। और वहाँ पर जाकर वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे 2 दिन रुकते हैं। और वहाँ पर जाकर वो सारी जो डिटेल होती है वो डिटेल इकट्ठा करते हैं कि ये चंपारण का मामला क्या है। और जैसे ही वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उनको पता चलता है कि गांधी जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सब उनको मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। और गांधी जी वहाँ के जितने भी लॉयर्स होते हैं उन लॉयर्स को भी बुलाते हैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करने के लिए कि ये मामला क्या है। तो लॉयर्स आकर उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से इन लॉयरों ने ये जो पीजेंट्स है उनके बिहाफ में कोर्ट में उन्होंने सारा मामला लेकर गए थे और उनकी फ़ीस के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। Most of the arable land in Champaner district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि हम चंपानेर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिहार में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की जो लैंड है, एरेबल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी लैंड जो फार्मिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होती थी। अब हालांकि ये जो लैंड है, वो लैंड का जो ओनर है वो हमारा शेयरक्रॉपर ही रहता था, पीजेंट ही रहता था। लेकिन यहाँ की जितनी भी लैंड है चांपानेर डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइड कर दी गई थी बहुत ही बड़े लार्ज एस्टेट पे। और उसका ओनर कौन बन गया था? इंग्लिशमैन बन गया था। और उनके लिए काम कौन करते थे? हमारे जो इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स हम किसे कहते हैं? जो कि कैश में जिनको पैसे देते हैं ओनर को, ठीक है। तो उनकी सारी ज़मीन उन्होंने लेकर रखी थी और उसके ऊपर वो जो इंडियन है वो खुद काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और उस टाइम के दौरान जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में राज करते थे, तब उस जगह का जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप होता था वो इंडिगो होता था। अगर आपने नहीं देखा है इंडिगो क्या है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320s or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है वो टेनेंट्स के ऊपर किस तरीके का फोर्स करते थे कि उनकी जो भी ज़मीन है उस ज़मीन का 3/20 या फिर आप ऐसा मान लो कि 15% जो जगह होती है उस जगह में उनको केवल और केवल इंडिगो ही उगाना है। और जितना भी इंडिगो वो लोग उगाते हैं वो पूरे का पूरा इंडिगो उनको दे देना होता है लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट के तौर पे। देखना यहाँ पर फ्रेंड्स, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर बदसलूकी करते थे। एक तो जगह भी अपनी, ठीक है, उसके ऊपर काम भी हम करें, फिर भी हमें उनको पैसा देना होता था, ठीक है। एक तरह की आप ऐसा ही कह लो कि बदसलूकी हो रही थी कि हमारी ही ज़मीन पे वो लोग राज कर रहे थे। अब जो बाकी बचा हिस्सा था ज़मीन का, उस ज़मीन के हिस्से में जो पीजेंट है वो जो चाहे वो बो सकता था। लेकिन 15% होल्डिंग के ऊपर तो उनको केवल और केवल क्या बो करना पड़ता था? इंडिगो ही वो करना पड़ता था। एज अ रेंट के तौर पे उसे हार्वेस्ट करके उनको दे देना होता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी कुछ
बहुत कम सालों के लिए नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे सालों के लिए उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब हालांकि अभी की कंडीशन क्या है कि अभी अभी जो लैंडलॉर्ड्स है, जो ब्रिटिशर्स है, उनको ये पता चल गया है कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है, सिंथेटिक इंडिगो जो कि नॉर्मल इंडिगो होता है उससे बहुत सस्ता बिकता है, राइट। तो वो उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब क्या होने लगा है कि जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो ग्रो किया है और उसकी वजह से ये जो ब्रिटिशर्स है उनके इंडिगो की मांग जो वर्ल्ड लेवल है उसके ऊपर कम हो गई है, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो ये रियल इंडिगो से बहुत कम में बिकता है, ठीक है। तो उनका जो ब्रिटिशर्स है उनका इंडिगो कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा था, इसीलिए अब वो लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग एक अग्रीमेंट करना चाहते हैं शेयर क्रॉपर्स के साथ कि अब हम तुम्हें रिलीज़ कर देंगे उस 15% में से, लेकिन उसके लिए आपको हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये क्या बात हुई, पहले आप इंडिगो हमसे उगवाते थे और उसे रेंट के तौर पे लेते थे, अब उस रेंट हटाने का भी हमसे पैसे ले रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो अभी की कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि वो लोग उस 15% का जो अग्रीमेंट उन्होंने लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया है उससे जुदा करने के लिए वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। The sharecropping arrangement work is irksome to the peasant and many signed willingly. अब भाई ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था ना वो इर्कसम था बहुत सारे पीजेंट्स के लिए, इरिटेटिंग था। इर्कसम यानी क्या, इरिटेटिंग। भाई कौन ऐसी मगजमारी करे यार, पहले हम अपना बोए फिर 15% वो इंडिगो भी बोना है, सारी मेहनत हमें ही करनी है। तो साला जो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे थे इससे हमारे जो इंडियन पीजेंट है वो बहुत दुखी थे। तो बहुत सारे ऐसे पीजेंट थे जिन्होंने अपनी विलिंग से खुद से उन्होंने उस अग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दी, भाई एक काम करो हम साइन कर देते हैं, आप हमें इस 15% के जितने भी होल्डिंग्स है उसमें से अलग कर दो, इट मीन्स हमारी पूरी ज़मीन हमें वापस कर दो। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। अब भाई उसमें से कुछ पीजेंट ऐसे भी थे जिनको पहले से पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको पता था, क्योंकि सभी पीजेंट्स वो इलिटरेट नहीं थे। कुछ पीजेंट्स थे, राजकुमार शुक्ला जैसे पीजेंट्स थे, उनको पता था कि ये ब्रिटिशर्स हमें इसीलिए जुदा नहीं कर रहे, ठीक है। सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया है, उनका इंडिगो बाहर नहीं जा रहा है, इसकी वजह से वो हमें जुदा कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। तो ऐसे जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेसिस्ट कर दिया, अपोज कर दिया कि भाई हमें नहीं अग्रीमेंट मंजूर है, और उन्होंने लॉयर्स बुलवा लिए और कोर्ट में केस कर दिया। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, सामने जो ब्रिटिशर्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया ताकि वो जोर जकोर करके उनके पास से ये अग्रीमेंट साइन करवा लें। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. और इसी दौरान वो सिंथेटिक इंडिगो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इलिटरेट पीजेंट है जिन्होंने ऑलरेडी साइन करके रखी थी, उनके पास आती है कि भाई ये हमारे जो ब्रिटिशर्स है, लैंडलॉर्ड है, उन्होंने हमसे क्यों साइन करवाया। अब उनको उनके पैसे वापस चाहिए थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपानेर, और इसी दौरान, इसी समय के ऊपर जो गांधी जी है वो चंपारण में आते हैं। ही बिगन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने तो सभी हकीकतों को जांचने की शुरुआत कर दी थी कि ये प्रॉब्लम कहाँ से रेज हुई थी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन।
जो ब्रिटिशर्स का लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन था, उसके सेक्रेटरी के पास सबसे पहले गांधी जी जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। वहाँ का जो सेक्रेटरी है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने गांधी जी को क्या बताया कि वो किसी भी बाहर के इंसान को जो चांपानेर में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता हो, ऐसे इंसान को वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने उनको बताया कि मैं कोई बाहर का इंसान नहीं हूँ। नेक्स्ट, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirut division in which the Champaner district lay। अब हालांकि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने तो मना कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है जो कि टिरूट के डिवीज़न का है, और टिरूट और जो हमारा चांपानेर है, जो चांपानेर डिस्ट्रिक्ट, वो टिरूट डिवीज़न में आता है। तो गांधी जी ने सोचा चलो उनसे बात करते हैं, तो गांधी जी वहाँ पर भी जाते हैं। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉरथविथ लीव टिरूट। अब जब वो वहाँ पर भी जाते हैं गांधी जी, तो वहाँ से आने के बाद गांधी जी क्या रिपोर्ट करते हैं कि वो कमिश्नर्स ने गांधी जी को क्या बताया, वो यहाँ पर गांधी जी बताते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी। वो जो कमिश्नर है वो मुझे धमकाना चाहता था। बुली यानी क्या होता है कि किसी को धमकाना। एंड एडवाइज मी टू फॉरथविथ टू लीव टिरूट। अब ये जो बंदा है, जो कमिश्नर है, वो तो सेक्रेटरी से भी ऊपर निकला। उन्होंने तो गांधी जी को धमकाना शुरू कर दिया, और उन्होंने गांधी जी को ये एडवाइस दी कि तुरंत आप टिरूट को छोड़ दें। फॉरथविथ इट मीन्स इमीडिएटली आप टिरूट को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव। लेकिन गांधी जी ऐसे इंसान तो थे नहीं कि छोटी मोटी धमकियों से डर जाए। तो गांधी जी ने फैसला लिया कि वो यहाँ से जाएंगे नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब हालांकि गांधी जी को लगा चलो ये छोटे छोटे मामलों से जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तो वो उसके भी ऊपर गए। कहाँ पर गए? मोतीहारी, जो कि कैपिटल है चांपानेर का। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और उनका उत्साह देखकर पीछे पीछे बाकी सारे भी जो लॉयर है वो भी उनके पीछे पीछे उनके साथ वहाँ पर जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। अब तो सबको पता चल गया था कि गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारा क्राउड गांधी जी को मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। अब गांधी जी जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, वो एक घर में रहते हैं और उसी घर को अपना हेडक्वार्टर बना के वहाँ से अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। अचानक से जब गांधी जी वहाँ रह रहे होते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसी दौरान उनको एक रिपोर्ट मिलती है कि नज़दीक में ही एक पीजेंट है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है नज़दीक के ही गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। तो गांधी जी ने तय किया कि चलो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में मामला क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और दूसरे ही दिन गांधी जी एलिफेंट, हाथी के ऊपर बैठकर वहाँ पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to his town in his carriage. अब भाई ये सारी बातें बाकी लोगों को कैसे पता चल जाती है ये समझ में नहीं आता है। जैसे ही गांधी जी कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, कोई ना कोई आकर उनको रोकने का ट्राई करता है। और गांधी जी उससे डरते भी नहीं थे फ्रेंड्स। उनको पता था कि अगर हम सही रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सही रास्ते के ऊपर कोई ना कोई तो दिक्कत आने ही वाली है। तो जैसे ही वो हाथी के ऊपर बैठ के वहाँ पर जा रहे थे, अचानक से
एक पुलिस सुप्रीडेंट का मैसेंजर आता है और उनका जो एलिफेंट है जैसे जा रहा होता है उससे ओवरटेक करता है और गांधी जी को ऑर्डर करता है वापस से अपने घर की ओर जाने के लिए। और वो किस में बैठकर उनको ले जाना चाहता है, वो जिस गाड़ी में आया हुआ है या जिस किसी में भी आया है उसमें बैठ के वो उसे वापस ले जाना चाहता है। गांधी कंपाइल्ड और गांधी ने वो ऑर्डर मान भी लिया। अब देखो फ्रेंड्स, गांधी जी एक बहुत सहनशील इंसान थे। आप सच में गांधी जी को समझना चाहो ना तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इतना सारा काम कर लिया तो गांधी जी वापस क्यों जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा है। उनको पता था कि जैसे ही मैं निकलूँगा कोई ना कोई आएगा मुझे यहाँ रोकने के लिए, तो वो रुक जाते हैं वो ऑर्डर मान लेते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चांपानेर इमीडिएटली। भाई अब तो हद हो गई। वो मैसेंजर गांधी जी को उनके घर की ओर छोड़ता है और वहाँ पर जाकर उनको एक ऑफिशियल नोटिस दे देता है। और उस ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा होता है कि तुरंत के तुरंत चांपानेर को आपको छोड़ना है। ऐसी एक नोटिस गांधी जी को मिलती है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी उस नोटिस के ऊपर, उस रिसिप्ट के ऊपर साइन भी कर देते हैं एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उसके ऊपर लिख कर भी देते हैं, देखो गांधी जी साइन भी करते हैं और उसके ऊपर लिख कर भी देते हैं कि मैं ये ऑर्डर मानने वाला नहीं हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और ये तो होना ही था। उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने साइन नहीं किया तो क्या हुआ, उनके लिए समन्स आया कोर्ट में से, उनके लिए कोर्ट का बुलावा आया। और आपको पता है फ्रेंड्स कि 1914 में जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उससे पहले गांधी जी ने, आप ऐसा कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में बहुत बार जेल में गए हैं, तो उनके लिए जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उनको पता था कि अगर ये ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा तो मेरे पास समन्स आने ही वाला है। तो ये सारी गतिविधियों से वो पहले से वाकिफ थे, ठीक है। तो उनके पास एक समन्स आता है और वो कोर्ट में उनको जाना होता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। और ये सोच में कि अब देखना फ्रेंड्स, उनके लिए जेल जाना या कोर्ट जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बात सुनकर पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाए थे। अब क्यों नहीं सो पाए थे? डर के मारे ऐसा नहीं है कि वो डर गए थे, वो इसलिए नहीं सो पाए थे कि वो आगे का प्लानिंग कर रहे थे कि आगे क्या करना है। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने प्लानिंग कर लिया था कि आगे की कंडीशन क्या होगी। तो वो क्या करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ भेजते हैं कि आप बिहार से अपने जितने भी पावरफुल फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुरंत के तुरंत चांपानेर आने के लिए निकल पड़ो। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और वो उनके आश्रम पे भी ये सारी सूचनाएं पहुंचा देते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। अब फ्रेंड्स, ये वाइसरॉय कौन होता है? अब मानो एक जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी, ठीक है। उस कॉलोनी का जो अथॉरिटी ऑफिसर होता है, रूलर होता है, उसे क्या कहते हैं? वाइसरॉय। तो उन्होंने वाइसरॉय कोई भी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राफ के थ्रू पहुंचा दी थी कि यहाँ की कंडीशन क्या है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। अब भाई जैसे ही सुबह हुई वैसे जो मोतीहारी टाउन है, वो मोतीहारी टाउन, पूरा टाउन पीजेंट से भर जाता है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब जो पीजेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको अभी तक गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था। वो तो बस केवल यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन पीजेंट को तो केवल इतना ही पता था
कि उनका जो महात्मा है जो कि उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, उनको इस अथॉरिटी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है और उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वो सारे एकजुट होकर यहाँ पर आ चुके हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. उनका अचानक से ऐसे हजारों की तादाद में कोर्ट हाउस के बाहर एकजुट हो जाना मानो उनकी ब्रिटिशर के डर से आज़ादी मिलने की शुरुआत हो चुकी थी फ्रेंड्स। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, और क्राउड इतना बढ़ गया था कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो सोच रहे थे कि अगर इसमें गांधी का सहयोग नहीं लिया तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या फील कर रहे थे, बिल्कुल ही पावरलेस फील कर रहे थे। हालांकि उनके पास पावर था, अगर वो चाहते तो उनको काबू में कर सकते थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनको पता था कि अगर इसमें गांधी का सहयोग नहीं लिया तो ये जो क्राउड है उसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनको मदद भी की कि किस तरीके से वो क्राउड को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, हालांकि गांधी जी बहुत ही पोलाइट और सभी के साथ फ्रेंडली नेचर रखते थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिट हिरतो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना है, हालांकि गांधी जी पोलाइट तो थे, फ्रेंडली भी थे, लेकिन यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स को एक सॉलिड प्रूफ दे रहे हैं। ही वॉज गिविंग देम मीन्स किसको, ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर गांधी जी ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे कि उनका जो माइट है, माइट यानी क्या, महानता, कि उनकी जो महानता है, हिट हर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन। अब पहले आपको इसके मीनिंग समझना पड़ेंगे। हिट हर टू इट मीन्स पहले, और ड्रेडेड का मीनिंग क्या होता है, रिगार्डेड विथ ग्रेट फियर और एप्रीहेंशन। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि डरना। अब उनकी जो महानता है, उस महानता से उन्होंने पहले ही इंडियंस को बहुत डरा कर रखा था। एक ऐसी महानता उन्होंने फैला के रखी थी कि जिसको कोई भी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा था। एंड अनक्वेश्चन, हिट हर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब गांधी जी उनको, ये पूरा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या होता है कि गांधी जी ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट, एक ढंग का प्रूफ दे रहे थे कि तुम्हारी जो महानता तुमने पहले से फैला रखी है, जिसके बारे में पहले से सबको डर लगता था, उस डर को आपने फैला के रखा था और तुम्हारी वो महानता पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वैसी महानता पर इंडियंस अब उसे चैलेंज करेगा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, और ये सारी बात सुनकर मानो यार वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई। उनको नहीं पता था कि सच में आज कोर्ट में ट्रायल होगा कि नहीं होगा। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो प्रोसिक्यूटर क्या कौन होता है, जो लॉयर या फिर जिसे हम बैरिस्टर कहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज को कि और योर ऑनर प्लीज़ एक काम कीजिए, थोड़े टाइम के लिए ये जो ट्रायल है गांधी जी के ऊपर उसे थोड़ा डिले किया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और उसी प्रकार वो जो अथॉरिटी है, इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने भी ऐसी विश जाहिर की कि वो भी उनके सुपीरियर्स के साथ थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लो द पावर ऑफ गांधी जी। उनका जो पावर था वो सच में दिख रहा था कि दोनों तरीके से, एक तरह से प्रोसिक्यूटर भी बोल रहा था कि उनको ट्रायल को थोड़ा डिले करना चाहिए,
और जो ऑथोरिटी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भी मान चुके थे कि अभी जो ट्रायल हुआ, अगर अभी ट्रायल हुआ तो सच में हम हारने वाले हैं, तो उससे अच्छा है कि वो थोड़ा बहुत टाइम लेकर रखे। तो उन्होंने भी क्या विश अपनी जाहिर की कि वो भी ऐसा मानने लगे कि उनको भी उनके सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन ये क्या बात हुई, गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं इस बात से ऑब्जेक्ट करता हूँ कि यहाँ से कोर्ट डिले, ये जो ट्रायल है वो आज के आज ही होना चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। अब गांधी जी खुद अपना स्टेटमेंट, अपना जो फॉल्ट है उसे एक्सेप्ट करते हैं। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी किस तरीके से आगे हम ऐसा कह सकते हैं कि बिहेव कर रहे हैं। देखना, गांधी जी बता रहे हैं ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, वो अपना जो भी फॉल्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, वो ऐसा बता रहे थे कि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। अब वो गांधी जी क्या बता रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं कि वो शामिल थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके दिमाग में लड़ाई चल रही थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, लड़ाई किसकी, जिम्मेदारियों की लड़ाई चल रही थी। कौन सी, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। पहली बात तो ये कि उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो इंडियंस के सामने या फिर उनके लोगों के आगे एक कानून तोड़ने वाले इंसान के तौर में नहीं दिखना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। तो वो यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि एक तौर पे तो वो ऐसा बता रहे थे कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के सामने वो एक लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल ना सेट करें, और दूसरे हाथ पे उनके दिमाग में ये भी जिम्मेदारी थी कि उनके पास ह्यूमैनिटेरियन का मीनिंग क्या होता है, इंसानियत, जिसके लिए रेंडर मीन्स क्या होता है कि देना, वो सर्विस देना, एंड नेशनल सर्विस। तो यहाँ पर वो बता रहे थे कि उनके पास ये भी जिम्मेदारी थी कि वो जो इंसानियत है और उनके देश के लिए सेवा करने की उनके पास जो चाहना थी, वो जिम्मेदारी थी जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, ये सारी चीज़ें, वो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर यहाँ पर अभी थी। तो ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, गांधी जी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने लॉ तोड़ा है, वो सारी चीज़ों में शामिल थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके ऊपर वो जो ड्यूटीज़, जो जिम्मेदारी थी, उनके बीच लड़ाई चल रही थी। कौन सी लड़ाई चल रही थी कि पहली बात तो ये कि वो एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे लॉ ब्रेकर के बारे में, लेकिन उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि उनके दिमाग में चल रहा था कि वो जो इंसानियत है और देश के प्रति सेवा करने का उनको जो मौका मिला है, जिनके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। He disregarded the order to leave, not for want to respect for awful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. वो कहते हैं कि मैंने लॉ में नहीं, मैं तोड़ूंगा। वो क्या बता रहे थे, अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स समझना एक चीज़ है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि फ्रेंड्स कि ये दोनों चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तो गांधी जी बता रहे कि मैंने ऐसे इस सोच के साथ डिसीज़न लिया कि मैं लॉ तोड़ूंगा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। वो बता रहे हैं कि इसलिए नहीं कि मुझे लॉफुल जो अथॉरिटी है उनके पास से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिले, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस। इसलिए कि इंसानियत जो कि लॉ से भी ऊपर होती है वो बरकरार रहे, द वॉइस ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है फ्रेंड्स, जो मन की आवाज़ होती है,
इसे हम कहते हैं द वॉइस ऑफ कंसाइंस। तो जो इंसानियत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जो कि लॉ से भी ऊपर है, उसकी वजह से वो बरकरार रहे, इसीलिए मैंने लॉ तोड़ा था। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो गिल्ट है, वो उन्होंने, अपना जो फॉल्ट है वो उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मुझे जो भी सज़ा दी जाए वो मुझे मंजूर है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and ask Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। तो अब बाय मैजिस्ट्रेट कौन होता है? जो सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर्स द लॉ। इट मीन्स वो मैजिस्ट्रेट अनाउंस करता है। अब मैजिस्ट्रेट आप यहाँ पर ऐसा मान लो कि जज है, कोर्ट रूम में है तो वो जज ही होगा। तो वो जज ऐसा अनाउंस करते हैं कि दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस। इट मीन्स उनको 2 घंटे का रिसेस चाहिए। उस 2 घंटे के रिसेस के बाद वो उनका जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो जाहिर करेंगे। सेंटेंस यानी क्या होता है? डिसीजन। और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट। तो उन्होंने गांधी जी को ये भी बताया कि इस 120 मिनट, इट मीन्स 2 घंटे के दौरान वो गांधी जी बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, उनको बेल मिल गई है 120 मिनट्स के लिए। इट मीन्स 2 घंटे के लिए गांधी जी फ्रीली घूम सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। लेकिन गांधी जी ने तो ये सारी चीज़ रिफ्यूज कर दी, मना कर दिया कि मुझे कोई बेल अभी चाहिए नहीं। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो क्या हुआ अंत में कि जज को, गांधी जी को बेल के बिना ही वहाँ से छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। अब जब कोर्ट रिकन्वेंड हुआ, रिकन्वेंड मीन्स वापस से शुरू हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद जब शुरू हुआ, तब जज ने ये फैसला सुनाया कि वो जजमेंट कुछ दिनों के बाद देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और उसी दौरान उन्होंने गांधी जी को ये भी अलाउ किया कि वो बिल्कुल ही फ्री तौर पे यहाँ से जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और उसी दौरान जब गांधी जी ने उनको टेलीग्राफ किया था कि राजेंद्र प्रसाद को कि आप अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ यहाँ पर आ जाओ, तो राजेंद्र प्रसाद के साथ ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बाकी जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे वो तब तक बिहार में आ चुके थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, और आकर सीधा कहाँ पर मिलते हैं? गांधी जी को मिलते हैं। वॉट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन? गांधी आस्क। गांधी जब उनको मिलते हैं तो गांधी अब आगे का प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखो वो क्या कहते हैं उन सबको कि क्या होगा अगर नेक्स्ट हियरिंग में अगर गांधी जी को जेल हो जाती है। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू द जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो जो सीनियर लॉयर है वो सीनियर लॉयर क्या कहता है कि क्यों भाई, गांधी जी यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें सलाह देने के लिए आए हैं, और अगर सलाह देने वाला ही इंसान जेल में चला जाता है तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? हम तो घर पे चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने जाहिर किया तो भाई आप लोग घर पे चले जाओगे, मैं जेल में चला जाऊंगा, तो ये जो इनजस्टिस शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रही है उनका क्या होगा? द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉयर्स है वो थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करने के लिए, सोच विचारना करने के लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं। राजेंद्र प्रसाद had recorded the upshot of their consultation।
अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद वापस से उनकी मीटिंग, इट मीन्स जो लॉयर्स की मीटिंग थी वो लॉयर्स ने अंदर अंदर मीटिंग की, उसका जो जजमेंट निकला, रिजल्ट निकला या फिर कंक्लूज़न निकला, वो कंक्लूज़न लेकर राजेंद्र प्रसाद किसके पास आते हैं? गांधी जी के पास आते हैं और वो यहाँ पर बताते हैं, राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशन, दे थॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। अब वो यहाँ पर जो उनका जो लास्ट निर्णय जो निकला वो आकर यहाँ पर वो गांधी जी को क्या बताते हैं? दे थॉट, इट मीन्स उन लोगों ने सोचा, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, जब वो बात कर रहे थे एक दूसरे से लॉयर, तो अंदर अंदर उन्होंने ऐसा सोचा दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी हमारे लिए बिल्कुल ही एक स्ट्रेंजर इंसान है, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। हालांकि गांधी जी एक बिल्कुल ही हमारे लिए स्ट्रेंजर है, यहाँ गांधी जी का चांपानेर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी वो पीजेंट्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार होते हैं, इफ़ दे ऑन द अदर हैंड being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served this prison should go home। वो क्या कहते हैं कि इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, हालांकि हम तो ना कि केवल जो यहाँ के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसके अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पेजेंट, हालांकि यहाँ पर वैसे भी लॉयर्स हैं जिन्होंने इससे पहले पीजेंट्स के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, वो लोग अगर घर पे चले जाएंगे तो इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो ये शायद उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी डिसीज़न होगा। तो ये सारी कुछ बातें उन्होंने की थी, तो और वो सारी बातें राजेंद्र प्रसाद आकर गांधी जी को बताते हैं कि हमने कुछ ऐसा सोचा है कि आप हमारे लिए यार एक स्ट्रेंजर हो, फिर भी आप लड़ पड़े हो हमारे इंसाफ के लिए, हम तो यहाँ अगल बगल में रहने वाले लोग हैं और हमने तो यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनके लिए कोर्ट में केस भी लड़ा है, अगर हम चले गए तो ये तो शायद ऐसा मान लो कि आपको अकेला छोड़कर हम यहाँ से चले गए, ऐसा राजेंद्र प्रसाद उनको बताते हैं। They accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into jail। और सब एकजुट होकर गांधी के पास जाते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि हम आपके साथ जेल में जाने के लिए तैयार है। द बैटल ऑफ चांपानेर इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। अब गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप सब मेरे साथ है तो मैं ये जजमेंट देता हूँ, द बैटल ऑफ चांपानेर इज वॉन, अब तो चांपानेर का ये जो भी बैटल है वो हमने जीत लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मान लो मैं यहाँ पर एक आउट ऑफ द कोर्स चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर गांधी जी जो चीज़ बताते हैं, द बैटल ऑफ चांपानेर इज वॉन, वो यहाँ पर मानो यार उनका जो विज़न है ना वो दिखाते हैं, उनकी जो लीडरशिप पावर है ना वो दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखो फ्रेंड्स, गांधी जी ऐसे ही महान नहीं हुए, हालांकि सबका सोचना अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ, किसी को गांधी जी पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ पर एक एजुकेशनल तौर के ऊपर जब हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, आपको ये बात मानकर चलनी चाहिए कि गांधी जी के पास जो लीडरशिप पावर था वो था, और इसीलिए उनकी ये लीडरशिप यहाँ पर दिख रही है कि बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो उनका साथ नहीं देना चाहते थे, फिर भी उनके पास ऐसी लीडरशिप थी, उन्होंने कुछ इस तरीके से उनको गाइड किया कि वो लोग रेडी हो गए। तो यहाँ पर दिख रही है उनकी लीडरशिप फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। अब उसके बाद क्या हुआ, अब डिसीज़न तो उन्होंने तय तो कर लिया था कि आप लोग हमारे साथ हैं तो हम चांपानेर का बैटल जीत जाएंगे।
तो वो क्या करते हैं, बस फॉर्मल तौर पे एक पेपर लेते हैं और उसमें डिवाइड करते हैं ग्रुप को कि कौन सा लॉयर कौन से ग्रुप में रहेगा, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और दिखाते भी है कि कौन सा लॉयर कोर्ट में जाएगा, वह कब जाएगा, और उसके बाद वहाँ पर जाकर वो खुद को कोर्ट अरेस्ट करेगा। इट मीन्स सामने से जाकर वो कोर्ट को बताएगा कि मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ। भाई ये तो कैसी लीडरशिप हुई कि सामने से जाकर जो लॉयर है वो बता दे कि भाई मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ। इट मीन्स बहुत सारे लॉयर्स थे, तो सभी वन बाय वन उनका टाइम तय कर दिया गया था कि इस टाइम पे आप वहाँ पर जाओगे, इस टाइम पे आप वहाँ पर जाओगे। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, ये तब होने वाला था जब अगर नेक्स्ट हियरिंग में गांधी जी को जेल होती है तो, अगर जेल नहीं होती है तो गांधी जी खुद ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी तय कर लिया गया कि कब कौन सा लॉयर कोर्ट में जाएगा और खुद को अरेस्ट करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक अभी पार्ट 2 में देखते हैं, क्योंकि जो हमारा वीडियो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। ठीक है, आई होप सो कि ये जो यहाँ तक आपको मैंने समझाया वो आपको बोरिंग ना लगा हो, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, और आई होप सो कि आपको सच में ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है। और अगर इसका जवाब आप हाँ दे रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जहाँ कहीं पर भी आप देख रहे हो उसे लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो कमेंट से ही हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो किस तरीके का हमने बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 3 में।